हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की क्लास आप सभी के बीच में मूल संविधान तक हो गई थी ना, मूल अधिकार तक। तो आपका भाग 3 तक मैंने एक एक करके हर एक भाग निपटाने का प्रयास किया है और निपटा भी रहे हैं ना। तो आप सभी लोग आज भाग 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग 4, जिसे कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्टकट में डीपीएसपी कहा जाता है। कभी कभी आपसे केवल डीपीएसपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका नाम है, ठीक है ना। जो आपके पार्ट 4 या भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की बात कही गई, हमने इनको किस संविधान या कहाँ के संविधान से लिया है? तो ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पहली बात तो मोटी मोटी यहाँ तक। फिर हमने आप सभी लोगों को भाग 3 पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? भाग 3 इससे पहले, जिसमें हमने आप सबसे बात की थी मूल अधिकार की। किसकी? मूल अधिकार की या फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है ना, मूल अधिकार की, जिसकी बात हमने की थी भाग 3 के अंतर्गत। भाग 3 के अंतर्गत और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात। अगर आप क्लास रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप सीढ़ी, जो सिलेक्शन की सीढ़ी होती है ना, वो कम से कम 2 कदम पीछे रहेंगे। जितना पढ़ो उतना कम से कम वही वीडियो 2 बार देखो जा करके। सुनने से ज्यादा याद होता है। सुनने से मतलब यह तो आप खुद भी तेजी तेजी से पढ़ें। कितना तेज तेज पढ़ें। तेज पढ़ने से हमेशा चीजें ज्यादा रिकॉल होती है। कभी कभी आपको लगता है ना सुनी हुई चीज बनी रहती ज्यादा देर तक, तो जरूर पढ़ें। हाँ, आइए देखते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले हमने कहा कि डीपीएसपी और आपके फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है। तो ये राजनीतिक अधिकार है। कैसे अधिकार है? ये राजनीतिक अधिकार, ये सामाजिक आर्थिक अधिकार है। कैसे? सामाजिक आर्थिक अधिकार है। ये न्यायालय द्वारा प्रवृत्त होते हैं या लागू किए जा सकते हैं। अगर आपका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रवृत्त या लागू नहीं होते हैं। आप इनको लेकर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर आपको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो कि हाई कोर्ट जाएं, या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो ना, क्योंकि ये मामला है डीपीएसपी का, ठीक है। ये भाग 3 में 12 से 35 तक जैसे मैंने बताया, और ये भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक की बात कही गई। याद रखें, ये मोटा मोटा आपको है और यहीं से आपको प्रश्न मिल जाने, इससे बाहर नहीं जाना है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस आया था 1980 में, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था? कहा गया डीपीएसपी और आपके फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ये नहीं है कि कोई हमारे से ज्यादा उच्च स्थान रख रहा है, क्योंकि कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से कहीं ज्यादा उच्च स्थान रख रहे थे, बट ऐसा नहीं है। मिनर्वा मिल्स वाद में बताया गया, 1980 में आया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह बताया गया कि डीपीएसपी बड़े हैं या डीपीएसपी का ज्यादा महत्व है मूल अधिकार से, ठीक है ना। याद रखना, ये पूछे जाते हैं आपसे आप कहाँ कौन सी बात करते हैं। डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? तो भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना कहाँ पर बात की गई है, कहां पर इसकी स्थापना की बात कही गई? तो डीपीएसपी में बात की गई। कहां पर? डीपीएसपी में, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक एक आपके पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अब आपसे एक एक बात करते हैं किसका क्या कथन है डीपीएसपी के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपकाए लो भाई ना। और उसके बाद
ग्लेविन ऑस्टिन कहते हैं डीपीएसपी राज्य की आत्मा है। किसकी आत्मा है? क्योंकि ये राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा गया प्रोफेसर, एक सेकंड मेरी आंख में कुछ चला गया है, देखिए उसके बाद प्रोफेसर केटी शाह साहब कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो बैंक यहाँ पर कौन है? बैंक यहाँ पर राज्य है। कौन है? आपका स्टेट और राज्य है, ठीक है ना। तो डीपीएसपी को एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर लागू करता है या इच्छा पर है। अगर डीपीएसपी की जितने आर्टिकल की बात कही गई है वो राज्य अपने हिसाब से धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, एक साथ नहीं लागू हो सकती ये सारी चीजें। तो हाँ, तो चेक के समान है, अपना भुगतान बैंक की या राज्य की इच्छा पर ही है, केटी शाह साहब कहते हैं, याद रखना। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आइए अब देखते हैं एक एक आर्टिकल। कहा गया डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है, किसके? आर्टिकल 36 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? कहा गया डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या जस्टिस ब्लू ना होते हुए भी देश के शासन के मूलभूत आधार माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, न्यायालय द्वारा ये क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। बार बार ये बात करें, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। जस्टेबल है, ठीक है ना, जस्टेबल ना होते हुए मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी ये देश के शासन के मूलभूत आधार है। ओके, आर्टिकल 38 क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य लोक कल्याण, पूछा जाता है, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। जैसे योजना आयोग की स्थापना, जैसे एक अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ चुका है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ चुका है। तो योजना आयोग की स्थापना करना, नीति आयोग की स्थापना करना, ठीक है ना। इस तरह की जो आपके संविधान में नहीं है वो डीपीएसपी इन सब की बात कर रहा है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? कहता है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हो। जैसे राज्य, ये सब क्या होंगे? या राज्य का कर्तव्य होगा कि ऐसी स्थितियां बनाकर रखें। राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो। क्या हो? सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो, ठीक है, सबका भला हो ना। आइए अब कहा गया आर्टिकल 39A मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। देखिए, सबके लिए समान न्याय होगा और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। मान लीजिएगा कि हमारे साथ कोई अपराध हुआ है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, है ना, तो क्या करा जाएगा? निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको कानून से वंचित किया जाएगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप वंचित रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 39B जरूर याद रखें, समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पर महिला और पुरुष की बात कही गई, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। कहा गया पंचायतों का गठन किया गया। किसका? पंचायतों का गठन किया गया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिएगा, कुछ दशाओं में आपको काम भी दिया जाएगा, शिक्षा भी दी जाएगी। अब मान लीजिएगा आप बेकार बैठे हैं, है ना, और आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको काम, देखिए जैसे मनरेगा आया था, क्या आया था? मनरेगा आया। शिक्षा, जैसे आपको 2002 के तहत 2002 से निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। जैसे लोक सहायता पाने का अधिकार, आपको लोक का मतलब जॉब पाने में सहायता, कि आप पढ़े, निःशुल्क सहायता की जाएगी शिक्षा में, निःशुल्क सहायता की जाएगी आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आप क्या करें? इसके लिए सहायता, ये नहीं कि आपको कोई सरकारी जॉब दिला दी जाएगी, आपको सहायता किया जाएगा। निःशुल्क कोचिंग चलती है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, यहाँ इलाहाबाद में भी 1-2 कोचिंगे हैं, ठीक है ना। जैसे आपका मनरेगा 2005 में आया। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 कहा गया प्रसूति सहायता मिलेगी।
प्रसूति सहायता, अगर गर्भवती महिला है तो उसे सहायता प्रदान की जाएगी। ये राज्य का कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि ये लागू ही है, ठीक है ना। अगर आपको देखो 6 माह की छुट्टी दी जाती है, कितनी, 6 माह। अब ये नहीं कि आपके 15 ठो तो हैं तो साल में हर साल आप 6-6 माह की छुट्टी लेते रहें। आपको ऑफिस वगैरह में प्रसूति सहायता दी जाए। अगर आप सीढ़ी चढ़कर कोई वर्क करने जाते हो तो आपको रोका जाएगा, रहने दीजिएगा, ये भाई साहब कर ले। ये सहायता वहां के कोचिंग, वहां के ऑफिस के कोच हो सकते हैं करने के, बाध्य नहीं है कि वो करेंगे ही। एक मिनट रुक जाइए, कैमरा ऑफ हो गया अपने से। ऐसा कुछ बाध्य नहीं है कि वो करेंगे ही करेंगे ना, बट वो करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, ये राज्य के कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कहता है उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी होगी। क्या होगी? उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। 44 क्या कहता है? कहता है समान नागरिक सहायता, समान नागरिक संहिता होगी, ठीक है। कॉमन सिविल कोड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। एकमात्र राज्य यह लागू है जहां पर अभी वर्तमान में लागू भी है, वो है आपका गोवा, ठीक है। पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 में आया था। कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपका लो अपने सीने से, ठीक है ना। आगे कहा गया समान, देखो ये CCC भी बोला जाता है ना, कॉमन सिविल कोड, ठीक है, याद रखेंगे, जैसे कभी कभी CCC का फुल फॉर्म आ जाए। आर्टिकल 45 क्या कहता है? कहता है शिक्षा का अधिकार, राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, लेकिन अब यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए, 0 से 6 वर्ष, पहले यहाँ पर था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लेकिन आप यूं कहें कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसे मूल अधिकार में आर्टिकल 21 का के अंतर्गत रखा, और आपके मूल कर्तव्य में आर्टिकल या 11वां मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है इसको, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के निःशुल्क, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही होगा, ठीक है। आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार के लिए प्रावधान, ठीक है ना, जैसे आप पोषण, आप अच्छा खाना खाएं, जितनी आपकी थाली हरी भरी रहेगी उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये कहा जाता है। जितने भी आपकी थाली में व्यंजन होंगे आप उतने स्वस्थ रहेंगे, ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल कहा जाता है 46 क्या कहता है? कहता है आपके कि SC और ST से रिलेटेड यह संबंधित प्रावधान किया गया आर्टिकल 46 में, उनके उत्थान की बात कही गई है, SC और ST के उत्थान की बात कही गई है, उन्हें सहायता और सलाह देने की बात कही गई है, ठीक है ना। चलिएगा, SC ST की ही बात चल रही है अभी मणिपुर में, ठीक है। आर्टिकल 48, अब मैंने 47 में पोषाहार खाना भोजन लिया ना, तो अब हमारा दिमाग स्वस्थ हो गया। हमने कहा आइए कृषि करते हैं, साथ साथ में पशुपालन का संगठन करते हैं और गौ हत्या पर रोक लगाते हैं, है ना। हमने कहा आइए कृषि करते हैं, और कृषि के साथ साथ कृषि करेंगे किसके साथ? पशुओं के साथ, बैल से जोतेंगे। अब पहले थोड़ी ना इतना आधुनिकीकरण था कि ट्रैक्टर वगैरह थे, फलाना वगैरह थे, तब तो हर एक कार्य मनुष्य और पशु पक्षी ही करते थे ना, ठीक है ना। मनुष्य उनके लीडर हुआ करते थे और वो काम किया करते थे, है ना, एकदम एग्जैक्ट बात। तो कृषि किया मैंने और पशुपालन का संगठन किया, और गौ हत्या या दुधारू पशुओं पर हत्या पर रोक लगाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब मैंने कृषि की, क्योंकि हमने आर्टिकल 47 के द्वारा क्या किया, मेरा दिमाग पोषाहार हुआ तो एकदम स्वस्थ मेरा दिमाग हो गया, तो कृषि की। अब जब मैंने कृषि किया तो मुझे लगा यार पर्यावरण को भी बचाना चाहिए, मुझे लगा वन भी तैयार करने चाहिए, वन्य जीवों का संरक्षण भी करना चाहिए। तो क्या हुआ, आर्टिकल 48 का के अंतर्गत या ए के अंतर्गत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, ठीक है ना, बचाव करेंगे। आर्टिकल 49 क्या कहता है? 49, और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की देखभाल करेंगे, स्थान और वस्तुओं की, जैसे आपका ताजमहल ना, जो आपकी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे उनकी देखभाल करेंगे। जैसे अभी आपका वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, तो इनकी हम लोग क्या करें, देख रेख, इनको क्या मेंटेन रखा जाता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कभी आंधी तूफान
भूकंप या कुछ भी आया, हल्का फुल्का टूट फूट गया, ज्यादा बारिश हो गई, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, सरकार तुरंत मेंटेन कराती है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की देखभाल करना राज्य का वर्क है, यह कर्तव्य भी है। आइए आर्टिकल 50 क्या कहता है, कहा गया कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अब देखिएगा, पहले क्या था, विधायिका और कार्यपालिका ये है, तो विधायिका और कार्यपालिका ऐसे है, विधायिका और कार्यपालिका, लेकिन क्या है, न्यायपालिका हमारी अलग है। विधायिका और कार्यपालिका क्या है, एक में समाहित है, लेकिन न्यायपालिका अलग है। फिर कहा गया, देखो ये क्या हो गई, ये आपकी विधायिका हो गई, ये आपकी राजनीतिक कार्यपालिका हो गई, और ये आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका हो गई, और ये आपकी न्यायपालिका हो गई। तो विधायिका और कार्यपालिका तो आपस में है, देखो है ना, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक वाला पोर्शन इन दोनों के स्पर्श वाला है, लेकिन न्यायपालिका एकदम अलग है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया आर्टिकल 50 के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 51 कहता है कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रावधान। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने देखा कि आपके कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया, अलग किया। अब दो लोगों को जब हम अलग करते हैं तो क्या होता है भाई, कुछ मन मुटाव आता है, तो मन में अब क्या चाहिए, अंतरराष्ट्रीय शांति चाहिए हमें और सुरक्षा चाहिए भाई, ठीक है। तो ये थे आपके डीपीएसपी, क्या है, डीपीएसपी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार एक या दो प्रश्न टपकता है, चाहे आरओ चाहे आपका बीआरओ। आइए मूल्य कर्तव्य भी देख लेते हैं यहीं पर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, तो मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था। इंदिरा गांधी द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, और इसने संविधान में 8 मूल कर्तव्य शामिल करने को कहा, लेकिन 42वें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया 4 का, तथा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा, 51 का जोड़ा गया। उसमें आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े या शामिल किए गए, लेकिन वर्तमान में आपके कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा से रिलेटेड है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो ये आपके माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है भाई ना, कि आपको क्या करें, शिक्षा के लिए स्कूल छोड़ने जाएं। ये माता पिता के कर्तव्य होंगे कि आपको शिक्षा के लिए स्कूल तक छोड़ने जाए, और आपका अधिकार होगा शिक्षा पाने का, ठीक है। माता पिता का कर्तव्य है कि आपको शिक्षा तक या स्कूल तक छोड़ने जाए, और आपका अधिकार है शिक्षा पाने का। तो ये थे आज की कहानी, है ना। तो आज आपने क्या क्या देखा, डीपीएसपी देख लिया, और आपने क्या देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज देख लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। उसके बाद आगे देखते हैं संविधान में क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी भी क्लास आप सभी लोगों के सामने परोसी जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।